हेलो बच्चों, तो हमने लास्ट लेक्चर में कम्प्लेक्स नंबर का जो 7th लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, सर्कल का इक्वेशन पढ़ा था हमने। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि जो लाइन का इक्वेशन होता है उसी इक्वेशन में अगर जेड जेड बार ऐड कर दें तो वो सर्कल का इक्वेशन बन जाता है, ठीक है ना। मतलब उसी टाइप का होता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल का इक्वेशन डायमीटर फॉर्म में, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना। देखिए दो चीजें आप एकदम अपना अच्छे से तैयार रखिए, आर्गुमेंट उसकी प्रॉपर्टी और मॉड्यूलस उसकी प्रॉपर्टी, ये दोनों तो कंपलसरी आपको आना चाहिए, और कंजुगेट का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंसेप्ट क्लियर है तो बाकी सारी चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए सर्कल का इक्वेशन, तो ये सर्कल है आपका, ठीक। हमने यहाँ पे इसके डायमीटर ए बी, अब आपको पता है कि सेमी सर्कल में जो एंगल सबटेंड होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी एंगल सबटेंडेड in semicircle is at right angle, ठीक है ना। यानी ये राइट एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट भी ले लिया और इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान लिया, z। इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया, z1, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया, z2। ये जेड क्या है, कहीं भी हो सकता है, ये वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता है कि अगर हम आर्गुमेंट निकालते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड1 अपॉन आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, या प्लस माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये होगा। अब पाई बाय 2 आने का मतलब क्या हो गया कि ये जो पार्ट है ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा। यानी कि पहले देखो आर्गुमेंट को कैसे लिखते हैं ये ध्यान से समझना है। जेड माइनस जेड1, यानी इसमें से हमने ये वाला एंगल माइनस कर दिया तो ये वाला एंगल भी, ठीक है ना। तो अब देखिए जेड माइनस जेड1 अपॉन जेड माइनस जेड2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जेड माइनस जेड1 अपॉन जेड माइनस जेड2 इज व्हाट, इमेजिनरी। ये इमेजिनरी होगा क्योंकि पाई बाय 2 आ रहा है तो इमेजिनरी एक्सेस पे आएगा, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा बेटा, जेड माइनस जेड1 अपॉन जेड माइनस जेड2 प्लस जेड बार माइनस जेड1 बार अपॉन जेड बार माइनस जेड2 बार इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने बताया था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, ये कैसे आप जानोगे, जब वो अपने कंजुगेट के इक्वल होगा। सॉरी, प्योरली रियल के लिए कंजुगेट के इक्वल होगा, और प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या कंडीशन होता है कि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0। तो अपन ने इस पूरे को जेड मान लिया, ठीक है ना। अगर ये टोटल जेड है तो जेड प्लस जेड बार, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जेड माइनस जेड1 अपॉन जेड माइनस जेड2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जेड बार माइनस जेड1 बार अपॉन जेड बार माइनस जेड2 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड माइनस जेड1 जेड बार माइनस जेड2 बार और प्लस जेड माइनस जेड2 जेड बार माइनस जेड1 बार और जेड माइनस जेड2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। That is the required equation of circle in diameter form। ये क्या है, required equation of circle in diameter form। सर्कल का इक्वेशन डायमीटर फॉर्म में क्या है, ठीक है ना। ये सर्कल का इक्वेशन किस फॉर्म में, डायमीटर फॉर्म। तो कुछ भी नहीं, सबसे पहले हमने देखा इसका आर्गुमेंट क्या है,
उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, प्रॉपर्टी लगाई कि अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0, तो आपका ये नया कंसेप्ट बना। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे एक सर्कल दिया हुआ, ठीक है ना, अब क्या हो रहा है कि एक लाइन इसे कट कर रही है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये पॉइंट Z1 हो गया और ये पॉइंट B Z2, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई सर्कल पास करता है तो उस सर्कल का इक्वेशन ये आप समझो। ठीक है ना, इस सर्कल का इक्वेशन पूछा है। ठीक है, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इस सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इक्वेशन क्या होता है, डायरेक्टली लिख लीजिए, क्या होता है, Z माइनस Z1 Z बार माइनस Z1 बार प्लस Z माइनस Z2 Z बार माइनस Z2 बार और प्लस लैम्डा टाइम्स Z बार Z1 बार Z2 बार और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। ठीक है ना, नोट करिए। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे Z बार माइनस Z2 बार, ठीक है ना, डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन अभी जस्ट पहले सॉल्व किया था मैंने, और Z माइनस Z2 Z बार माइनस Z1 ये है। ठीक है, कंडीशन फॉर 4 पॉइंट Z1 Z2 Z3 एंड Z4 आर कॉन्सेप्टिव। देखिए ये एक सर्कल है, इस पे हमने 4 पॉइंट लिए, A B, ये C और ये D, ये Z1 Z2 Z3 और Z4। ठीक है ना, हम इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि सेम कार्ड पे जो अल्टरनेट सेगमेंट एंगल बनाते हैं, सबटेंड करते हैं, वो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी एंगल सबटेंडेड इन सेम कार्ड by alternate segment are equal। ठीक है ना, अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z4, Z1 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z4 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z4। ठीक है, ये दोनों आर्गुमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इक्वल सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z4 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू क्या है, 0। अगर कोई भी दो आर्गुमेंट का डिफरेंस 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये हो गया, ये रियल एक्सिस पे होगा। तो पहले क्या करते हैं, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। तो आप लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z4 और इनटू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, ठीक है ना। और इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी कि ये क्या हो गया बेटा, ये रियल हो गया। जब रियल हो गया तो Z इक्वल टू क्या होता है, Z बार। तो Z1 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z4 इंटू Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z4 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z4 बार और इंटू जाएगा Z1 बार माइनस Z3 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z3, ठीक है ना। दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर कॉनसाइक्लिक। तो कॉनसाइक्लिक के लिए हमारा रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट होगा। कैसे, कितना आसान है। अगर आर्गुमेंट 0 आ रहा है तो फिर Z इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, Z बार। जो इसके अंदर है वो Z है, Z बार लगाएंगे तो सब पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रोटेशनल थ्योरम। देखिए ये टॉपिक क्या है, इससे बच्चे बहुत भागते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, इसलिए आप आराम से समझो, बहुत उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। बस क्या है कि इसका अप्रोच समझ में आना चाहिए, कैसे कब एंटी क्लॉकवाइज कैसे लगाते हैं, क्लॉकवाइज कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। आप समझो, आपको समझ आएगा। देखिए सबसे पहला केस, फर्स्ट वाला केस अगर आप अच्छे से समझ गए तो सेकेंड थर्ड तो आप डायरेक्ट कर लो। देखिए हम यहां से एक पॉइंट P लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, या जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, Z है। और ये रियल एक्सिस से एंगल क्या बनाना है, थीटा। ये आपका रियल एक्सिस है, ठीक है ना, और ये इमेजिनरी एक्सिस है। रियल एक्सिस से ये थीटा एंगल बनाना है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने एक और पॉइंट ले लिया P, मान लो Q ले लिया, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, Z2, और इनके बीच का एंगल कितना दिया, अल्फा, ठीक है। अब आप देखिए, आपको पता है कि Z1 जब लिखेंगे तो ये इसका लेंथ R है और इसका भी लेंथ R है, दोनों सेम लेंथ के, ध्यान रखना बेटा। दोनों OP इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में, OP इक्वल टू OQ इक्वल टू R, क्लियर। दोनों का लेंथ सेम है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए Z1 इज इक्वल टू R e टू द पावर I थीटा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, सब लोग ये फार्मूला जानते हैं, Z1 इज इक्वल टू R e टू द पावर I थीटा, क्लियर। अब Z2 निकालेंगे तो क्या है, अगर आप Z2 निकालते हैं तो Z2 इज इक्वल टू क्या आएगा, R e टू द पावर I थीटा प्लस अल्फा। Z2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, R e टू द पावर I थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो R e टू द पावर I थीटा और इंटू e टू द पावर I अल्फा। और ये वैल्यू किसकी है, Z1 की, यानी कि Z2 इज इक्वल टू Z1 e टू द पावर I अल्फा। ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया, फर्स्ट केस का रिजल्ट ये। अब आपको ध्यान क्या देना है कि हम Z1 को रोटेट कर रहे हैं Z2 पे, तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है Z2 वो कहां रहेगा, लेफ्ट साइड में। जिसको रोटेट करते हैं वो कहां पे रहेगा, राइट साइड में। और इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो E के पावर में रहेगा। ये कंसेप्ट बस दिमाग में बिठा लो कि जिधर रोटेट करते हैं जो हमें मिलता है वो लेफ्ट साइड में होता है, जिसको रोटेट करते हैं वो राइट साइड में विद E के पावर एंगल के साथ रहता है, ठीक है ना। ये पहला Z2 इज इक्वल टू Z1 e टू द पावर I अल्फा। लेकिन ये कंसेप्ट आप कब यूज करेंगे, जब दोनों का लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी OP इज इक्वल टू क्या रहेगा, OQ रहेगा। अब दूसरा केस क्या बनता है, सेकेंड केस आपका बनता है
कि हमने यहां पे ओपी लिया और ओक्यू लिया, फिर वही बात, ये एंगल थीटा है और ये क्या है, अल्फा है, लेकिन इसका लेंथ r1 है और इसका लेंथ r2। अच्छा समझो, यानी कि OP इज इक्वल टू r1 दिया हुआ है, OQ इज इक्वल टू क्या दिया है, r2। ठीक है, तो फिर पहले तो वही सेम प्रोसेस करते हैं जो हमने फर्स्ट केस में किए हैं, क्या कि Z2 इज इक्वल टू Z1 e टू द पावर i अल्फा। चलिए Z2 इज इक्वल टू Z1 e की पावर i अल्फा, क्योंकि Z2 निकालना है तो Z1 को हमें क्या करना है, रोटेट करना है। Z1 को जब रोटेट करेंगे तो e की पावर क्या आएगा, i अल्फा इंटू Z1। अब क्या करेंगे, दोनों का लेंथ डिफरेंट है तो हम इसको यूनिट वेक्टर बना लेंगे। अगर दोनों को हमने यूनिट वेक्टर बना लिया तो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, आपको यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका वेक्टर में बताया गया होगा कि किसी भी वेक्टर में अगर उसके मॉड से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। यानी क्या करेंगे हम, इसकी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2 और इसकी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2। अब देखिए, अगर डिफरेंट लेंथ का है तो आप सेकेंड केस इस तरह से बनाएंगे। सेम लेंथ का है तो फिर यहां पे हमको यूनिट वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट लेंथ का दोनों है तो उस केस में ऐसे बनेगा। अब थर्ड केस क्या आता है, केस थर्ड, ये सपोज करिए ये एक ट्रायंगल है, ए बी और ये सी, क्लियर। ये Z1 Z2 और ये आपका Z3। अब हमें क्या करना है कि BC को BA पे रोटेट करना है, यानी कि रोटेट BC ओवर BA, ठीक है ना, BC ओवर BA रोटेट करना। हमें ये नहीं पता ये ट्रायंगल कैसा है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सबसे सेम काम, पहले आप वेक्टर पढ़ोगे तो वेक्टर में अगर हमको A यहाँ पे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है और ये B यहाँ पे कोई वेक्टर दिया है, तो हम AB कैसे निकालते थे बेटा, AB इज इक्वल टू Z2 माइनस Z2, ऐसे ही निकालते थे। तो यहाँ पे अगर हमको BC निकालना है, पहले हमें लाना क्या है, हमको इसको रोटेट करना है BA पे, तो पहले BA वाला लिखेंगे, ठीक है ना। तो BA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC है ना, और इनके बीच का एंगल अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं थीटा, तो क्या हो जाएगा BC और e टू दी पावर i थीटा, ठीक है ना। और लेकिन क्योंकि लेंथ हमें पता नहीं है इसलिए क्या करेंगे, हम इनको इनके यूनिट वेक्टर बनाएंगे। क्लियर बेटा। अब हमारा BA क्या है, देखिए BA क्या है, सॉरी BA कितना है, Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 और e टू दी पावर i, अल्फा ही मान लेते हैं, इसके बीच एंगल अल्फा लेके चल रहा है, इनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा, तो e टू दी पावर i है। ये आपका थर्ड केस होगा। अगर ये तीनों केस आपको समझ में आ गया तो समझिए आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं तीन केस पे बनेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए पहला केस क्या है कि जब दोनों लेंथ क्या इक्वल और हमको ओपी को ओक्यू पे रोटेट करना है, तो रोटेट करेंगे तो पहले ओपी निकाला हमने, ये Z1 r e की पावर i थीटा हो गया, फिर Z2 क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा, टोटल एंगल हो गया, रियल एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से एंगल लेते हैं तो थीटा प्लस अल्फा हो गया, तो r e टू दी पावर i थीटा i अल्फा, तो Z1 e टू दी पावर i अल्फा हो गया। अब आपको यही चीज हर केस में अप्लाई करना है। जब दोनों का लेंथ डिफरेंट है तो क्या आ जाएगा, पहले तो वही लिख लो, Z2 इज इक्वल टू Z1 e टू दी पावर i अल्फा, फिर क्या है, क्योंकि लेंथ डिफरेंट है तो दोनों के लेंथ को इक्वल करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर बना लेंगे। यूनिट लेंथ का बना लेंगे, तो यूनिट लेंथ का बनाने के लिए Z2 को उसके लेंथ से डिवाइड करेंगे, मॉड ऑफ Z2 से, और Z1 को मॉड ऑफ Z1 से, तो ये दोनों का लेंथ इक्वल हो गया, फिर इनके बीच का एंगल, यानी पहले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबको कैसा बनाना पड़ेगा, फर्स्ट की तरह बनाना पड़ेगा, लेंथ इक्वल करके तभी सॉल्व करेंगे। थर्ड केस जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, यहाँ पे एक ओरिजिन आता था, तो ओरिजिन आता था तो हमें छोड़ देते थे ओरिजिन की वजह से, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर 0 होता है,
तो हम इसे छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन के पोजीशन पे Z2 आ गया, तो पहले हमें ये वेक्टर निकालना पड़ेगा और ये वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो चूंकि हमको इस वेक्टर को हम BC को कहाँ रोटेट कर रहे हैं, BA पे रोटेट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, BA पहले लिखेंगे। तो BA अपॉन मॉड ऑफ BA इक्वल टू BC अपॉन मॉड ऑफ BC, क्योंकि इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, ठीक है ना। और e टू द पावर I थीटा ने अल्फा कर लेते हैं, क्योंकि हमने इनके बीच एंगल क्या माना है, अल्फा, तो दोनों के बीच का एंगल। और इसके बाद जब BA निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, BA तो Z1 माइनस Z3, ठीक है ना, और BC निकालेंगे तो Z3 माइनस Z1, क्लियर है। और अपान दोनों के मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो ये थर्ड केस आ गया। तो आपको सबसे पहले किसी भी रोटेशन थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हमें क्या देखना है कि अगर उसका लेंथ सेम है तो ठीक है, अदरवाइज उसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ गया होगा, ये 3 केस है, तीनों केस अगर आप समझ गए तो आगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आराम से बन जाएंगे। अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लीजिए घुमाते हैं तो क्या होगा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करते हैं तो क्या होगा, जो इसका एंगल e टू द पावर I अल्फा था वो माइनस I अल्फा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जो लेते हैं वो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि Z1, Z2, Z3, Z4 आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, आप एक चीज ध्यान रखिए, स्क्वायर बोला है जैसे, तो स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, A B C D, और एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब हम इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, Z1, ये आपका Z2 हो गया और ये आपका Z3, ठीक है। अब हम BC को रोटेट करते हैं, रोटेट BC ओवर BA, इसका रोटेशन BC को BA पे रोटेट कराते हैं। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पॉजिटिव होगा एंगल, यानी कि अब एक चीज और, इसके साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट केस की तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए BC रोटेट हो रहा है BA पे, तो पहले किसको लिखेंगे, BA को, तो BA कितना हो गया, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, अब देखिए फिर किसको लिखेंगे, BC को, तो BC कितना होगा, Z3 माइनस Z2 और इंटू e टू द पावर I पाई बाय 2, क्योंकि एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 और e टू द पावर I पाई बाय 3 का मतलब, पाई बाय 2 का मतलब कितना हो गया, I, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू I Z3 माइनस I Z2, ठीक है। सेम साइड लेके आते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस I Z2 इज इक्वल टू I Z3 प्लस Z1, 1 माइनस I से डिवाइड कर दो तो Z2 इज इक्वल टू I अपॉन 1 माइनस I अपॉन 1 माइनस I Z1। क्लियर, अब देखिए क्या करेंगे, Z2 इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो I अपॉन 1 माइनस I इंटू 1 प्लस I अपॉन 1 प्लस I, ठीक है ना, और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस I इंटू 1 प्लस I अपॉन 1 प्लस I और Z1 हो गया, और यहाँ पे क्या है, Z3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1I प्लस I स्क्वायर, यानी कि I माइनस 1, और नीचे कितना हो गया, 1 माइनस I स्क्वायर, यानी 2 हो गया, I माइनस 1 बाई 2 Z3, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस I अपॉन 2 Z1। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, 2Z2 इक्वल टू 1 प्लस I Z1 इंटू 1 माइनस I Z3, ये माइनस है, ठीक है ना, तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस I Z1 और माइनस 1 माइनस I Z2, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है ना। तो रोटेशन थ्योरम में क्या इंपॉर्टेंट है, पहला कि उसका साइड्स कैसा है, साइड का रिलेशन कैसा है, दोनों अगर इक्वल है तो फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और इसके बाद आपको ध्यान देना है क्या, कि जिसका रोटेशन होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड विथ एंगल के साथ रहेगा, और जहां पे रोटेट होता है वो क्या होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद तो सॉल्व करना आसानी आप कर सकते हैं, ठीक है, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट अ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3
इज इक्विलैटरल इफ दिस इज इक्वल टू दिस। देखिए ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है और ये रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कभी कभी ये रिजल्ट अगर हमें याद रहता है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से लगा लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें वो क्या करेगा, किसी एक वर्टेक्स को ओरिजिन दे देता है और आपसे रिलेशन पूछता है, ठीक है ना। तो इक्विलैटरल के लिए अपने दिमाग में बिठा लीजिए ये कंडीशन होता है। कैसे आया इसको हम बताते हैं। देखिए ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर Z1 Z2 और Z3। अब क्या करते हैं, हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव एंगल मिलता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होगा, प्रत्येक साइड के बीच एंगल, दोनों साइड के बीच एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब देखिए इसका रोटेशन अगर हम ऐसे करा जाए, यानी कि BC का रोटेशन BA पे, तो BC को BA पे, BC रोटेट ओवर BA, तो क्या हो जाएगा, BA इज इक्वल टू BC e टू दी पावर I बाय 3। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, कि इन दोनों का साइड इक्वल है तो इनको यूनिट वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। जब यूनिट वेक्टर नहीं बनाएंगे तो क्या है, BA निकालिए Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू BC कितना हो जाएगा, Z3 माइनस Z2 और e टू दी पावर I बाय इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब आता है, अब हम क्या करते हैं, CB को CA पे रोटेट करते हैं, ठीक है ना। CB का रोटेशन CA पे करते हैं, नहीं क्या करते हैं, CA का रोटेशन CB पे करते हैं। इस तरह से तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो क्या हो जाएगा, CB इज इक्वल टू, यानी हम कहेंगे CA रोटेट ओवर CB, CA रोटेट ओवर CB, क्या हो जाएगा, CB इज इक्वल टू CA और e टू द पावर I आ गया। क्लियर। तो CB कितना होगा बेटा, CB हो जाएगा आपका Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू CA कितना होगा, Z1 माइनस Z3 और e टू द पावर I बाय 3। इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, 1 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो e की पावर I बाय 3 कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा, Z2 माइनस Z3 Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z3। इसका मल्टीप्लाई करिए, Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 और माइनस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 इक्वल टू हो जाएगा Z2 Z3 माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर और प्लस Z2 Z2। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2, ये यहां से इधर जाएगा, प्लस Z2 Z3 और प्लस Z1 Z2। ये आपका रिजल्ट है, ठीक है ना। ये आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम करवाएंगे आपको, ताकि आपको रोटेशन थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाए और अपना आगे जो है थोड़े 2 लेक्चर और बचे हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।